देहांत, दिल छू लेने वाली कहानी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, माधव ने हताश होकर कहा। सगी माँ का देहांत हो गया और बेटों को खबर तक नहीं मिली। पूरा एक हफ्ता बीत गया। भरतपुर में फोन किया था, माधव ने पूछा। उसका चेहरा चिंतित हो गया। नंदू जी अब भी उसे हैरत से देख रहे थे। तो तुम्हें अब तक खबर नहीं मिली? ना, नहीं। अजीब बात है, नंदू जी ने बुदबुदाते हुए एक ऑटो रिक्शा रोका और उसमें अपना सामान रखा। खैर, अब मुझे जाना होगा, मेरी ट्रेन का समय हो गया है। 25 तारीख को वहीं मिलेंगे, धीरज रखना। उन्होंने माधव की पीठ थपथपाई और रवाना हो गए। माधव कुछ क्षण स्तब्ध खड़ा रहा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। पीछे एक कार ने हॉर्न दिया और माधव ने विचारों से बाहर निकलकर स्कूटर स्टार्ट किया और उदास मन से घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही छाया ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे लौट आए? छाया, माधव का गला सूख गया। माँ नहीं रही। ओह, कब? कैसे? छाया ने हैरान होकर पूछा। 7 दिन हो गए। क्या? 7 दिन? और हमें खबर तक नहीं? किसने बताया? नंदू जी ने। यहाँ किसी काम से आए थे, बाजार में मिले। लेकिन बड़ी अजीब बात है, आपकी माँ का देहांत हो गया और आपको खबर तक नहीं मिली। बड़े भैया का भी फोन नहीं आया, शायद उन्हें भी नहीं पता था। माधव ने भारी मन से भीम को फोन लगाया और घटना के बारे में बताया। भीम भी सुनकर हैरान हो गया। कमाल है, ऐसी खबर क्यों नहीं दी गई हमें? आजकल तो हर किसी के पास फोन है। कहीं नंदू जी को गलत खबर तो नहीं मिली? नहीं भैया, छोटी बुआ जी ने खुद फोन किया था नंदू जी को। उनके बेटे की शादी के कारण वे नहीं आ पाए। कह रहे थे 11वें पर जाएंगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, भीम ने गुस्से से कहा। सगी माँ का देहांत हुआ और बेटों को खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया। भरतपुर में फोन किया, किससे करते? वहाँ किसी का नंबर भी नहीं पता। तुम्हें पता है? नहीं। तो फिर इस खबर की पुष्टि कैसे करें? दीदी को फोन करके पूछेंगे। हंसेंगे नहीं वो लोग हम पर? ऐसा करते हैं, किसी और तरीके से पूछते हैं। भीम ने फोन रखकर अपनी पत्नी रीना को कहा और रीना ने भीम की बहन राधा को फोन किया। हेलो, भरतपुर वाली राधा है, मैं उनकी सहेली सपना बोल रही हूँ। क्या? कब? ओह अच्छा, और फोन रख दिया। भीम ने सिर पकड़ लिया। खबर सच थी, लेकिन उन्हें क्यों नहीं बताई गई? सब रिश्तेदारों को पता था, सगे बेटों को नहीं बताया गया। दाह संस्कार के दिन जब दोनों बेटे अनुपस्थित थे, तब भी कितनी बदनामी हुई होगी। भीम ने अपने आप को अपमानित महसूस किया। माधव को खबर देकर भीम ने ट्रेन से जाने की तैयारी शुरू की। 5 घंटे बाद की ट्रेन थी। 10 घंटे का सफर था। रास्ते भर यही सोचता रहा। रानी ने आशंका जताते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि कोई गहरी साजिश है। कैसी साजिश? माँ जी के गहने हड़पने की। मैं समझा नहीं। अगर हम पहले पहुँच जाते तो गहने हमारे बीच बांटे जाते, लेकिन अब नहीं पहुँचे तो किसी ने कब्जा कर लिया होगा। किसने? उसी ने जो हफ्ते भर से वहाँ मौजूद है, रानी ने घृणा से कहा। भीम ने कोई जवाब नहीं दिया। वे विचारों में डूबा रहा। अगले दिन सुबह दोनों भरतपुर पहुँचे। पिताजी बाहर उदास बैठे थे और रिश्तेदार भी शोकाकुल बैठे थे। भीम ने सूटकेस रखा और पिताजी के पास जाकर रोने लगा। कैसे हो गया ये सब? हमें खबर तक नहीं मिली। पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखें मूंद ली। उनके चेहरे पर दर्द की गहरी लकीरें थीं। रानी अंदर जाकर रोने लगी। ओ माँ जी, कैसे हुआ यह सब? कुछ मिनट बाद भीम ने कहा, आजकल तो इतने साधन हो गए, हमें फोन तो करवा देते, लेकिन सोच के क्या फ़ायदा? क्यों? मुझे लगा शायद इस बार भी छुट्टी लेने में दिक्कत हो जाए। भीम ने खुद को अपमानित महसूस किया। ऐसा कैसे सोच लिया? मरने की खबर सुनकर तो हम हर हाल में आते और जीते जी। पिताजी की आवाज़ रुक गई। भीम कुछ नहीं कह पाया। वह समझ नहीं पा रहा था कि पिताजी ने इतना आक्रामक रूप क्यों बनाया है।
वहाँ बैठे रिश्तेदारों की मुस्कान भीम की स्थिति का मजा ले रही थी। माधव और छाया भी वहाँ पहुँचे। माधव ने पिताजी के गले लगकर रोते हुए पूछा, खबर तो करनी थी हमें, कैसे करता? पिताजी ने लाचारी जताते हुए कहा, मैं अकेला बूढ़ा दाह संस्कार का इंतज़ाम करता या फ़ोन करने जाता, किसी को भी कह देते, ऐसे वक्त में सब मदद करने के लिए आ जाते। ये सब कहने की बातें हैं बेटा, पिताजी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। आज के ज़माने में लोगों के पास अपनों के लिए समय नहीं है, तो परायों के लिए कौन आता है? माधव अचकचा सा रह गया। वे समझ नहीं पा रहा था कि पिताजी किस बात का इशारा कर रहे हैं। पिताजी बाहर की ओर देखने लगे। माधव वहां से उठकर अंदर चला गया, जहां राधा दीदी और तीनों बुआएं कुछ काम में व्यस्त थी। छाया और रानी एक तरफ चुपचाप बैठी थी। माधव ने सोचा था कि दीदी उन्हें देखकर दौड़कर गले लगाएंगी और रो पड़ेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दीदी ने बस एक नज़र उन पर डाली और फिर अपने काम में लग गई। तीनों बुआएं भी उनकी तरफ नहीं देख रही थीं। भीम और माधव खुद को कटे कटे से महसूस कर रहे थे। वे चुपचाप छाया और रानी के पास जाकर बैठ गए। वहां बैठना मुश्किल हो गया था। कुछ देर बाद में उठकर बाहर चले गए। राधा दीदी का मन माँ की याद में बुरी तरह तड़प रहा था। माँ की मौत के समय वह और छोटी बुआ वहाँ थी। रात के 1:30 बज रहे थे। माँ को घबराहट होने लगी। पिताजी डॉक्टर को बुलाने जाने लगे, लेकिन माँ ने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया। माँ की उर्दू सांस चलने लगी थी और पिताजी बेबसी से उनकी ओर देख रहे थे। पिताजी ने गंगा जल और तुलसी माँ के मुख में डाली और गीता का पाठ करने लगे। माँ ने उनके हाथों को पकड़कर उन्हें आशीर्वाद दिया और शांत हो गई। पिताजी ने माँ की चिता पर फूल चढ़ाए और वहाँ से चले गए। छोटी बुआ और फूफाजी भी वहाँ आ गए और पिताजी को ढंढास बंधाने लगे। पिताजी ने रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले शोक पत्र पर भी सिर्फ अपना नाम दिया, बेटों का नहीं। पिताजी ने उन्हें पगड़ी बांधने से भी मना कर दिया था। भीम और माधव ने पिताजी से विनती की, लेकिन पिताजी ने साफ मना कर दिया। पगड़ी उसे बांधते हैं जिसने सेवा की हो, जब सेवा ही नहीं की तो क्या मतलब है इस ढोंग का? छाया और रानी के माता पिता और अन्य परिजन भी पहुँचे। पिताजी ने उन्हें भी कोई शिकायत नहीं जताई, लेकिन ये साफ कर दिया कि उन्होंने अपना इंतज़ाम कर लिया है। 13वीं के दिन बड़े फूफाजी ने घोषणा की कि पिताजी ने घर हाई स्कूल के छात्रावास के लिए दान कर दिया है। माँ के गहने भी बेचकर स्कूल के नाम पर एफडी करवा दी है। घर में रहने वाले छात्रों से मिलने वाला किराया और एफडी का ब्याज पिताजी की देखभाल के लिए काफ़ी होगा। उनके बाद ये सब स्कूल का हो जाएगा। छाया और रानी शर्म से गड़ गईं। उन्होंने सास ससुर के साथ जो व्यवहार किया था, उसकी कलुषता उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।